नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी की क्लास में एक नई इकाई पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है भारत गौरव। हमें अपने देश के प्रति गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए कि हम एक भारतीय हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं, हम उस देश के निवासी हैं जिन देश में संस्कृति, संस्कार, उनकी धरोहर है। वहां भौतिक वस्तुएं नहीं, वहां हमारे संस्कार, संस्कारों की जो मूल्यता है, जो मूल्य है, वो पैसों से कहीं अधिक है। ऐसे देश के हम निवासी हैं। तो यहाँ हमें भारत के प्रति गौरव या गर्व क्यों होगा या क्यों होना चाहिए, उसके बारे में हिंदी के प्रथम पंक्ति के यानी कि हिंदी के ऐसे महान कवि की यह रचना है जिनको हिंदी के राष्ट्र कवि माने गए हैं। जी हाँ मित्रों, ये हमारे मैथिली शरण गुप्त हैं। आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुख्य पृष्ठ पर इनका चित्र देख सकते हैं। वे ही हमारे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को जागृत किया है और उन भावनाओं को जागृत करने के बाद लोगों को यह समझाया है कि हमारे संस्कार, हमारे मूल्य ही हमारी धरोहर है, न कि भौतिक वस्तुएं। इन्होंने ढेर सारी रचनाएं लिखी हैं जिनमें हिंदी के प्रति प्रेम, हमारी संस्कृति के लिए कुछ शब्द, राष्ट्रीय भावना के प्रति भाव जागृत करना हो, देश प्राप्ति की दाज हो, ऐसी अनगिनत भावों को लेकर उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने शब्दों के माध्यम से अपनी राष्ट्रभक्ति हमारे सामने जाहिर की है। तो सबसे पहले इनकी चंद रचनाएं अगर हम देखें तो देखिए, यह मैथिली शरण गुप्त भारत भारती, जो हमारे लिए ये भारत भारती महत्वपूर्ण पुस्तक है। साकेत यानी कि जिसे आधुनिक रामायण कहा गया है, पंचवटी इनका भी एक खंड काव्य है, उर्मिला, यशोधरा आदि उनके काव्य संग्रह हैं। और आप इनकी एक रचना पढ़कर बैठे हैं, माँ कहो एक कहानी। यशोधरा अपने पुत्र राहुल को एक छोटी सी कहानी सुनाती है। शायद आपको याद ही होगी वह कहानी। तो ऐसे ही अपनी सांस्कृतिक भावना को लेकर हमारे सामने आज वे प्रकट हुए हैं और इनको पद्म भूषण पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया है। इनके योगदान के तहत हमारे लिए भारत भारती जो खंड काव्य है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी जो रचना है भारत गौरव, वो भारत भारती का एक छोटा सा अंश है। भारत भारती का साहित्य प्रकार है खंड काव्य और उसका एक अंश होने के नाते, खंड काव्य का एक अंश होने के नाते भारत गौरव बनता है हमारे लिए। या भारत गौरव का साहित्यिक प्रकार होता है खंड काव्यांश। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में, भारत भारती में 3 खंड है, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य, तीनों के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने अपने शब्दों के माध्यम से भारत का विकास बताया है कि अतीत में कैसा है, कैसा था, वर्तमान में कैसा हो रहा है या कैसा है, और भविष्य में कैसा होगा। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों की कल्पना के आधार पर इन्होंने यह सुंदर रचना हमारे सामने प्रस्तुत की है, जिसका नाम था भारत भारती। उसका एक छोटा सा अंश भारत गौरव हमें यहाँ पढ़ना है, समझना है, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य को चित्रित किया गया है। मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है। हम जिस अंश को पढ़ने वाले हैं वो अतीत का एक छोटा सा हिस्सा है, अतीत का, भूतकाल का, और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उन्हें विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिस्थापित किया है। भारत भारती लिखने के बाद मैथिली शरण गुप्त का नाम हिंदी साहित्य में अमर हो गया है और विश्व भर में प्रचलित हो गया है, और इनकी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान किया है इस कविता के माध्यम से। भारत की संस्कृति, उनका गौरव क्या है, गर्व क्यों होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हमें प्राउड फील कराने के लिए
भारत भारती हमें अवश्य एक बार पढ़ना चाहिए, या भारत गौरव को समझना चाहिए, अपने सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया गया है। आर्य भारत के मूल निवासी कौन थे? क्योंकि आर्य थे, उनका भी आदर्श चरित्र, उनमें कौन कौन से गुण थे, वो किस प्रकार काम करते थे, ऐसा क्यों करते थे, किसके लिए करते थे, ढेर सारी बातें इस भारत गौरव में बताने का उन्होंने प्रयत्न किया है। तो आइए मिलकर हम भारत भारती को पढ़ने का प्रयास करें। देखिए, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? कैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है? भारतवर्ष है। देखिए कितने सुंदर शब्दों के माध्यम से कहा कि भूलोक का गौरव, भूलोक यानी कि पृथ्वीलोक का गौरव कौन है? पृथ्वीलोक किसकी वजह से विख्यात है, प्रसिद्ध है? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमारा देश कौन सा? भारतवर्ष बसा हुआ है। प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां? पुण्य लीला स्थल, पवित्र धाम। प्रकृति ने अपने मन चाहे हर एक रूप को भारत के भूभाग पर यहां वहां चारों ओर बिखेरा है। ऐसा प्राकृतिक देश पूरे भूलोक में कहीं नहीं है। तो कहां है वो? वो हमारा भारत देश है। फैला मनोहर गिरी हिमालय। देखिए हिमालय की गिरिमालाएं, देखिए कितनी लंबी लंबी चौड़ी गिरिमालाएं हैं। देखने वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं, आंखें फटी फटी रह जाते, इतने सुंदर हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। और जहां गंगा जल, जहां पूरे विश्व में गंगा को पवित्र नदी मानकर उसका स्वीकार किया है, तो कहां है ये सारी चीजें? संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष? उत्कर्ष यानी कि विकास। संपूर्ण देशों के यानी कि पूरे विश्व में अगर किसी भी देश का इस प्रकार विकास हुआ है तो वो कौन सा देश है? कौन सा है? उसका की जो ऋषि भूमि है। देखिए ऋषि भूमि ऋषियों की भूमि है। वहां गिनत ऋषि हो गए हैं, नामी अनामी कितने भी ऐसे महान ऋषि हो गए हैं जिन्होंने पूरे विश्व भर में अपने नाम के साथ पूरे भारतवर्ष का नाम उजागर किया है। जो ऋषि भूमि है वह कौन है? वो हमारा भारत देश है। तो यहाँ गुप्त जी हमें बताने का प्रयत्न करते हैं कि हमारा देश कोई मामूली नहीं है, वो भूलोक का गौरव है। इस पृथ्वी का एक ऐसा देश है जिसको पृथ्वी को भी भारत के ऊपर नाज होता है कि नहीं, मैं भारत, मेरे अंदर भारत बसता है। और पूरी भारत की भूमि पर प्रकृति ने मनचाहा रूप, अनगिनत रूप बिखेरे हैं। हम यहाँ अत्र तत्र सर्वत्र प्रकृति के रूपों के दर्शन कर सकते हैं। हिमालय की गिरिमालाएं देखिए, और साथ में गंगा जल जैसा पवित्र जल भी कहाँ बहता है? क्योंकि वो हमारा पवित्र भारत देश है। और सबसे अधिक जिस देश का विकास है और वो कोई नहीं है, हमारा भारत देश है, जिसे ऋषि भूमि भी कहा गया है। अब दूसरी पंक्ति की बारी। हमने प्रथम पंक्ति में देखा कि जो हमारा भारतवर्ष है उसके प्रति हमें गौरव क्यों होना चाहिए। एक तो कि वहां प्रकृति की मनचाही आप रचना देख सकते हैं। दूसरा, वहां हिमालय की गिरिमालाएं फैली हुई है। और जिस प्रदेश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, वो भारत देश अत्यंत पवित्र माना जाता है, माना गया है वैश्विक दृष्टिकोण से। और ऋषि भूमि कहा है कवि ने, मैथिली गुप्त ने उसे ऋषि भूमि भी कहा है। ऐसा कौन है जिसका विकास दूसरे देशों से अधिक है? ये विकास भौतिक विकास नहीं, ये विकास है सांस्कृतिक विकास। इसीलिए सांस्कृतिक विकास के दृष्टिकोण से हमारा देश सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए दूसरी पंक्ति में कहा, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। वृद्ध कहा है भारतवर्ष को, क्योंकि आप कोई भी प्राचीनतम पुराण उपनिषद उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको अवश्य भारत खंड, जम्बूद्वीपे भारत खंडे, वो भारत खंड नामक भूभाग आपको अवश्य सुनाई देगा।
इसीलिए पूरी पृथ्वी के निर्माण के वक्त शायद भारत भूमि सबसे प्राचीन पुरातन देश है, इसीलिए उसे वृद्ध भारतवर्ष कहा गया है। और हमारे संस्कारों की बात करें, परिवार की बात करें, तो हमारे परिवार में जो सबसे बुजुर्ग हैं, जो सबसे वडील हैं, वयोवृद्ध हैं, वो ही हमारे परिवार की देखभाल करते हैं, वो ही हमारे पारिवारिक निर्णय करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव जन्य ज्ञान है, इसीलिए। और उनके जैसा और कोई परिवार को संभाल सकता नहीं है, या आने वाली दूरंदेशी समस्याओं को जानकर उसका समाधान भी वे खोज सकते हैं। इसीलिए हमारे परिवारों में वडिलों को अत्यंत सम्मान भरी नजरों से देखने का नजरिया हमें मिलता है। वैसे ही वृद्ध भारतवर्ष है, वहीं वृद्ध सभी देशों के लिए एक आदर्श देश बनने के लिए तैयार है, इसीलिए वो सिरमौर है, सर्वप्रथम है, श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या है, और ऐसा पुरातन प्राचीन विश्व में और कोई ऐसा देश नहीं है जो इन सभी देशों को अगुवाई कर सके। अगुवाई यानी कि उसे प्रेरणा दे सके, सांस्कृतिक हिसाब से उसे प्रेरणा दे सके और उसे आगे ले जाने के लिए मदद रूप हो। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भवभूति, भोग विलास, सुख समृद्धि। भगवान ने जितनी भी कृपा भारत भूमि पर बरसाई है, उतनी कृपा अन्य देशों पर नहीं बरसाई है। तो भगवान का सबसे प्रिय देश कौन सा है, तो कि वो हमारा भारत देश है। और सभी भवभूतियों का प्रथम भंडार, दुनिया में कुछ भी नया हुआ है तो सबसे प्रथम वो भारत में ही हुआ है, इसीलिए प्रथम भंडार कहा है। यहां विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार। विधि यानी कि भाग्य, विधाता। नर सृष्टि का यानी कि सबसे प्रथम जो मनुष्य निर्मित हुआ वो किस भूमि पर हुआ, तो कि वो हमारे भारत खंड पर हुआ, वो भारत भूमि पर हुआ है। हमें गौरव लेने जैसी बात हुई है हमारे साथ कि हमारे ही इस देश पर नर सृष्टि का सबसे पहला विस्तार हुआ, उसके बाद यहीं से सारे लोग बाहर गए। तो हमारे लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है? एक तो वे वयोवृद्ध है, इसीलिए संसार का सर्वोत्तम, श्रेष्ठ और प्रथम देश बनने के लिए काबिल है। और भारत जितना पुराना देश विश्व में और कोई है नहीं, इसीलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और भगवान की सभी कृपाओं का क्षेत्र अगर कोई रहा है तो वो हमारा भारत देश है। और भारत देश पर ही विधि यानी कि भगवान ने नर सृष्टि का, मनुष्य का निर्माण सबसे पहले इसी भूमि पर किया था, इसीलिए हमारे लिए ये देश अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ तीसरी पंक्ति में देखिए, यहाँ पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इनके निवासी आर्य हैं। आर्य प्रजाति, भारत के मूल निवासी आर्य थे। प्रसिद्ध भूमि, पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है। किसकी थी? तो कि आर्यों की थी। आर्य प्रजाति हमेशा से पूजनीय रही है संस्कृति के हिसाब से। इसीलिए क्यों? क्योंकि विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य थे। विद्या, कला और कौशल्य। विद्या यानी कि सभी प्रकार की विद्याओं की बात करते हैं यहाँ। कला, 64 कलाएं हैं, वो सारी कलाओं में, और कौशल्य जिसमें शारीरिक मानसिक दोनों कौशल्यों की बात यहाँ की गई है। तो जो आर्य थे वो मूल भारत के निवासी हैं। उनके हिसाब से उन्होंने तपश्चर्या की, उन्होंने मेहनत से इस भूमि को पुण्य भूमि बनाया। क्यों? क्योंकि वे विद्या के ज्ञाता थे, सभी कलाओं में माहिर थे, और कला कौशल्य, विद्या कला कौशल्य में सब में वे माहिर थे। पक्के खिलाड़ी निकले, पक्के खिलाड़ी निकले, और इसीलिए वो आचार्य, गुरु थे। चाहे किसी भी विद्या को ले लीजिए, किसी भी कला कौशल्य को ले लीजिए, सब में वहां प्रथम ही आते थे। ये आर्यों की विशेषता है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े हैं, हम उनकी संतानें हैं। हमारे पूर्वज आर्य हैं और हम आर्यों की संतानें हैं, लेकिन आज उसकी स्थिति कैसी है? आज हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति है अधोगति।
आर्य प्रगति करना चाहते थे, लेकिन आज उनकी संतान अधोगति कर रही है, विकास नहीं विनाश कर रही है। तो क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों हुआ? हम जिनकी संतानें हैं उनके गुण कहां गए, उनके मूल्य कहां गए, उनकी विद्या कला कौशल्यों उनका ज्ञान कहां गया? आज सब कुछ है लेकिन कहां है? केवल किताबों में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता नहीं है। किताबों में केवल सुनने को मिलता है, समाज में देखने को कम मिलता है। इसीलिए हमारे जो प्राचीन मूल्यों हैं, आर्य जो हमें प्राचीन मूल्य देकर चले गए, वो विरासत आज कहीं अतीत के गह्वर के गड्ढे में डूबने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी आर्यों के बताए हुए नीति नियमों से चल रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। तो पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं, पर चिन्ह उनकी उच्चता के, उनके जैसे उच्च विचार वाले आज भी आपको लोग नजर आ सकते हैं, जो आर्यों के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, जो हमारी प्राचीन परंपराओं को मानकर अपना जीवन जीते हैं, अपना व्यवहार करते हैं, वो आज भी समाज में मौजूद हैं। बस उसे थोड़े से हमें ढूंढकर समाज में उसे उजागर करने की देर है, ताकि हम सब उनके शिक्षा ले सके, सीख ले सके कि हम भी अपने पूर्वज आर्यों की तरह हम भी ऐसा काम कर सकते हैं। तो आर्यों ने कौन कौन से काम किए, किस प्रकार काम किए, वो अंतिम पंक्ति में अगर हम देखें तो क्या थे? वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। आर्य प्रजाति की यहाँ अंतिम पंक्ति में लाक्षणिकताओं की बात कही गई है कि आर्य प्रजाति श्रेष्ठ क्यों थी, आर्य श्रेष्ठ क्यों थे? क्यों? क्योंकि वो कभी अपने लिए नहीं जीते थे, हमेशा निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करते थे, हमेशा परोपकार ही उनका धर्म था। इंसानियत को वो अपना भगवान मानते थे। ऐसे उच्च विचार वाले आर्य थे जिनकी आज संतान अधोगति कर रही है, क्योंकि उनकी उच्चता के जो विचार हैं वो विचार आजकल मात्र विचार रह गए हैं, व्यवहार में नहीं लाए गए हैं। इसीलिए आज उनकी ये संतानें अधोगति की ओर जा रही है। तो आर्य श्रेष्ठ क्यों थे? क्योंकि वो परोपकार के लिए, वो निस्वार्थ भाव के लिए जिंदा रहते थे, खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, हमेशा दूसरों के लिए ही अपने जीवन का बलिदान देने की बात आती है तो भी वो भी दे देते थे। इसीलिए आर्य श्रेष्ठ थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी न पीते थे। स्वार्थरत यानी कि निस्वार्थ भावना से काम करते थे। वो स्वार्थरत होकर यानी कि वो स्वार्थी बनकर मोह की मदिरा कभी नहीं पीते थे। मोह माया से वो परे थे। उनको किसी भी प्रकार की मोह माया, लोभ लालच और स्वार्थ बिल्कुल नहीं था। वो निस्वार्थ भाव से काम करते, निसंदेह सबकी मदद करते, सबकी सेवा, पूजा, प्रेम और आदर सत्कार से सबके साथ व्यवहार करते थे। ये हमारे पूर्वज आर्य थे, जिनकी आज हम संतान हैं। तो हमें भी इन गुणों को मानकर, इन गुणों को स्वीकार करते हुए अपने जीवन में उतार कर इसके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। आज ये हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य है, निस्वार्थ भावना, परोपकार, सेवा, प्रेम और त्याग, ये हमारे जो प्राचीनतम मूल्य हैं आज समाज में कहीं खो गए हैं। हमारे अंदर है, नहीं है ऐसा भी नहीं है, लेकिन हमें इसे बस जागृत करना है। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी? संसार के उपकार हित, संसार के हित करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है, ऐसा वे मानते थे कि हमारा जन्म हुआ है लोगों की भलाई करने के लिए, इस दुनिया की अच्छाई को बरकरार रखने के लिए हुआ है, दुनिया को कुछ अच्छा देने के लिए हुआ है, और हमसे जो भी कुछ होगा वो अच्छा ही होगा,
अच्छा ही करना है ऐसा मानकर वो अपना जीवन जीते थे। तो क्या ऐसे जीने वाले कभी निश्चेष्ट होकर बैठ सकते थे? निश्चेष्ट, बिना काम के। आजकल समाज में देखिए, लोग ऐसे ही बिना काम के बैठे रहेंगे पैर फैलाकर, लेकिन आर्य कभी निश्चेष्ट होकर बिना काम के, बिना किसी इच्छा से कभी बैठते नहीं थे। वो सतत लगातार कार्यशील रहते थे, लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे, परोपकार के बारे में सोचते थे। इसी सोच के कारण आज हम उनको याद करते हैं। तो क्या वे कभी इस प्रकार बैठ सकते हैं? पैर पर पैर रखकर नहीं बैठ सकते। वो समाज में हो रहे अन्याय के सामने लड़ते थे, सबको न्याय दिलाने चाहते थे, लेकिन कैसे? निस्वार्थ भाव से, प्रेम से, सत्कार से। तो आज उनकी ये संतानें इतनी अधोगति में क्यों जी रही हैं? क्योंकि वो अपने पूर्वजों के जो मूल्य हैं वो मूल्य खो चुके हैं। इसीलिए ये सारी सामाजिक परिस्थितियां इस प्रकार डावाडोल हो चुकी है। तो यहाँ हमने छोटी सी कविता देखी। अब आपके लिए एक छोटा सा स्वाध्याय है, ये 1-2 वाक्य के उत्तर और ये 5-6 वाक्य के उत्तर आपको अपनी FB में लिखने हैं।